Hello students, welcome to my class. Today we are going to study about Bohr's model. पिछले वीडियो में हमने रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ा और उनकी ड्रॉबैक्स को पढ़ा और बोर ने अपने मॉडल में इसको कैसे इम्प्रूव किया उसके विषय में हम पढ़ेंगे। और बोर्स पास्टुलेट्स क्या हैं और एटम की साइज रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सब के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बोर्स पास्टुलेट्स क्या थी इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। उन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं दिया था और इसलिए लॉस ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बोर्स ने अपने मॉडल में एक शब्द इंट्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट्स इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इस तरह से बोर ने अपने मॉडल में एनर्जी रेडिएशन और इलेक्ट्रॉन्स की जो ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज होंगी उसके विषय में बताया। तो आपको हम हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ निश्चित ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते हैं और उस ऑर्बिट में जब तक वह रिवॉल्व करते हैं कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। और किन निश्चित ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये लाइंस आप लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी कुछ चीजें हम आपको लिख रहे हैं। एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है n/2π, where h is Planck constant and n equal to 1, 2, 3 and so on. This is the first postulate of Bohr's model. Electrons revolve around the nucleus in certain orbits without radiating energy, and the angular momentum of electrons is integral multiple of h/2π. Therefore, L is angular momentum and n is the natural number 1, 2, 3 and so on. h is Planck's constant, यहाँ n की बात की गई है और h जो है वो है Planck's constant. Planck's constant. This is the first postulate. Next ये था, electrons radiate energy only when they changes their orbits. When they jump from higher level to lower level, energy is released in the form of photons, and when they jump from lower level to higher level, some energy is supplied by any external agency. उन्होंने बताया कि एनर्जी रिलीज तभी होगी जब तो वह निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। जैसे ये न्यूक्लियस है, इस तरह से वो निश्चित ऑर्बिट्स में ही चक्कर लगाते हैं। एक ऑर्बिट ये हो गई, दूसरी, इस तरीके से वह जब तक किसी निश्चित ऑर्बिट में रहेंगे एनर्जी को रिलीज नहीं करेंगे। जब ये एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते हैं तभी एनर्जी को रिलीज करते हैं। Electrons revolve energy only when they changes their orbits. पहला point. Energy is released when they jump from higher level to lower level. Higher energy level to lower energy level, energy is released. Energy is released in the form of photons. जब वह हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज फोटॉन के रूप में होती है। आपने ड्यूअल नेचर में पढ़ा है। और जब वो लोअर क्लास से हायर लेवल में जाते हैं
फ्रॉम हायर टू लोअर, ये लैंग्वेज आप लिख लेंगे, हायर टू लोअर, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, photons, and when they jump from lower level to higher level, energy is supplied by any external energy, उस पे आप चाहे उसको हीट करते हैं, चाहे फोटोलाइट और इलेक्ट्रिक किसी के भी द्वारा उसको एनर्जी आप अगर सप्लाई करते हैं, लोअर टू हायर, किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा एनर्जी आप सप्लाई करते हैं तो वो लोअर से हायर में जंप करते हैं। ये लैंग्वेज, इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी ओनली व्हेन दे जंप फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल और लोअर लेवल टू हायर लेवल। पहली केस में जब हायर से लोअर में आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और लोअर से हायर लेवल में जाने के लिए इनको किसी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा एनर्जी दी जाती है। इस तरह से आपका एनर्जी from higher level to energy from lower level, E final minus EI equal to h nu, और फ्रीक्वेंसी अगर हम ज्ञात करना चाहें, E F एनर्जी इन फाइनल स्टेट, एनर्जी इन इनिशियल स्टेट अपॉन H। ये बोर्स का मॉडल था जिसके आधार पर हम इसकी वेलोसिटी और रेडियस को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम आप जानते हो, यहाँ एंगुलर मोमेंटम आप पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हो, इसको हम mvr से लिखते हैं nh/2π। ये इसी फार्मूले के आधार पर हम अभी सारे डेरिवेशंस करेंगे जो कि आपको ध्यान में रखना है। नाउ रेडियस ऑफ द एटम, एटम की साइज क्या होती है, साइज ऑफ द एटम कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइज ऑफ द एटम। तो आपने अभी तक पढ़ा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट्स and force of attraction between nucleus and electron. Force of attraction between electron and nucleus provide the centrifugal force for revolving the electron. आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये आपका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, तो आप जानते हो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कूलाम फोर्स काम करता है। इसको हम Fe से लिख रहे हैं, कूलाम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको इस तरह से 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1, Q1 का मतलब चार्ज ऑन न्यूक्लियस Ze, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है अपॉन r²। आप इसको लिखेंगे लैंग्वेज में, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, force of attraction between nucleus and electron provide the centripetal force, और ये फोर्स जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स को हम जानते हैं mv²/r होता है। दो ही चीजें हैं जिनके द्वारा हम सारे फार्मूले को ऑब्टेन करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट। mv², दिस फोर्स, कूलाम फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। कहने का मतलब जो कूलाम फोर्स है यही फोर्स इसको घुमाने के लिए जिम्मेदार है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे Fe = Fc। Fc इज डिनोटेड कूलाम फोर्स, Fc डिनोटेड सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये आपका हो जाता है mv²/r = 1/4π एप्सिलॉन नॉट Ze²/r²। ये बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। सिस्टमैटिक ढंग से स्टेप वाइज आप खुद इसको प्रोसीड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कूलाम फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। कूलाम फोर्स ही उस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
इसलिए ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं। यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाता है और हम फाइंड आउट करते हैं v स्क्वायर इक्वल टू m को इस तरफ ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपान r, और m को इस तरफ कर देते हैं, ये आपका एक कैंसिल हो गया था mr। अब इसी फार्मूले के सहारे, इसी फार्मूले, एक ही फार्मूले को हम यूज करते हैं और ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है। और वेलोसिटी को डिसाइड कैसे करते हैं, रेडियस को डिसाइड कैसे करते हैं, हमने आपको बताया एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। इसी से हम वैल्यूज को पुट करेंगे mvr इक्वल टू nh अपान 2 पाई। सारे डेरिवेशंस में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कूलम्ब फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, इससे जो कंडीशन आएगी, जो भी हमें ज्ञात करना है, यही बोर्स रेडियस है, यही इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, यहीं से हम वो चीजें निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप इसमें वेलोसिटी ज्ञात करना चाहते हैं तो r की वैल्यू पुट कर दीजिए, और अगर आप रेडियस ज्ञात करना चाहते हैं तो v की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हम यहाँ सबसे पहले रेडियस ज्ञात करना चाहेंगे इस फार्मूले से, nh अपान 2 पाई आपका पहले से है mv। आपको जब रेडियस ज्ञात करनी है, वेलोसिटी ज्ञात करनी है तो रेडियस की वैल्यू पुट कर दीजिए, रेडियस ज्ञात करना है तो वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। आइए यहाँ हम पुट करते हैं रेडियस r की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और ये हम मिटा रहे हैं, आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो ये हो जाता है v स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिए कहीं से कोई भी आपको खोजने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा फर्स्ट स्टेप कूलम्ब फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होंगे और ये आपका एक फार्मूला मिल जाता है यहाँ से। अब जो भी हमें ज्ञात करना है, ये बोर्स की कंडीशन ये थी, दिस इज जनरल कंडीशन, सेंट्रीपिटल फोर्स अट्रैक्शन के बराबर होता है, ये जनरल कंडीशन। बोर्स की ऑर्बिट तो इससे डिसाइड होती है, आपको हमने पढ़ाया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in certain orbits in which its angular momentum is integral multiple of 2 pi h upon 2 pi। मेन कंडीशन यही है, इसी से वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करते हैं। आइए पुट करते हैं, ये हो जाता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर, और ये आपका है r की वैल्यू यही हम यहाँ पुट करेंगे, ये हो जाएगा nh 2 पाई mv। तो यहां से आप देखेंगे पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाता है, ये हो गया, और m से आपका m कैंसिल हो जाता है, और अब आपका बचता है ये आपका 2 हो जाता है, और v स्क्वायर इक्वल टू ये आपका बचा हुआ है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर, और यहां से केवल आपका बचता है v को ऊपर ले जाते हैं और नीचे आपका बचा हुआ है v स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका ऊपर गया v ZE स्क्वायर, यहाँ पर आपका बचा है nh, एक v आपका एक कैंसिल हो जाएगा, सीधे आपका वेलोसिटी आ जाती है ZE स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट h, इसको ऐसे लिखते हैं 1/n, n को हमने अलग लिख लिया है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, n का मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर जो कैलकुलेशंस आप करेंगे, इसमें अगर हम c का मल्टीप्लाई करते हैं एक कांस्टेंट लाने के लिए, ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में वेलोसिटी को लाने के लिए अगर हम यहाँ c का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं, क्या एक कांस्टेंट होता है, ये मिलता है आपको, इसको हम अल्फा से लिख रहे हैं c/n, Vn इक्वल टू c अल्फा c/n,
This is known as fine structure constant. Alpha is fine structure constant. What is fine structure constant? ये कांस्टेंट होता है किसी एटम के लिए और ये वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अगर इसमें हम n की जगह 1 पुट करें तो ये आपका हो जाता है Vn इक्वल टू अल्फा C अपान n। ये हो जाता है, अगर अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं अल्फा, और n इक्वल टू 1 अगर रखते हैं, फॉर n इक्वल टू 1, और n इक्वल टू 1, और अल्फा की वैल्यू इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, और z हाइड्रोजन एटम के लिए z इक्वल टू 1, ये आपका हो जाता है C अपान 137। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज 1 अपान 137 पार्ट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ आप ध्यान देंगे, बहुत ही आसान तरीके से कॉन्सेप्ट पर आप जाइएगा, डेरिवेशन रटना नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, तो इनके बीच जो फोर्स काम करता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, उससे एक कंडीशन मिल जाती है, और ये जनरल कंडीशन होती है। और यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन की कंडीशन के लिए ऑब्टेन करते हैं। अगर हमें रेडियस ज्ञात करना है तो हम वेलोसिटी को पुट कर देते हैं, वेलोसिटी अगर ज्ञात करना है तो रेडियस की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, और ये कंडीशन आपकी आ जाती है। दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम बिकॉज z इक्वल टू 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन 1 नंबर का आपसे पूछा जाए कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट ऑर्बिट इन ग्राउंड स्टेट C अपान 137, ये चीज 1 नंबर में आपसे अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट इसका जो न्यूमेरिकल बनता है, यहां आप देख रहे हो V प्रोपोर्शनल टू 1 अपान n। जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ती जाती हैं, स्पीड कम होती चली जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां से न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं कि जैसे जैसे ये मल्टीपल में यही चीज आपको कई बार दे देते हैं, V प्रोपोर्शनल टू व्हाट। दूसरा, 2 एटम के लिए अगर ये दे देते हैं V1 अपान V2, किसी 2 ऑर्बिट के लिए दे देते हैं, किसी 2 एटम के लिए दे देते हैं, तो ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये उल्टा लिखते हैं n2 अपान n1। इस पर भी आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। फर्स्ट तो ये पूछा जा सकता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज C अपान 137। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटम नंबर, एंड ये 2 एटम के लिए, 2 ऑर्बिट के लिए आपको वेलोसिटीज, इसमें 3 क्वांटिटीज आपको दी रहेंगी, एक क्वांटिटी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ ध्यान देंगे, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए n1 अपान n2 ना लिख करके हम n2 अपान n1 लिखते हैं। नेक्स्ट इज, हम इसकी रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए देखते हैं। सेम फार्मूला यही चलेगा और सारी कंडीशंस यही होती हैं, आपको रटना नहीं है। सबसे पहले आप लिख लेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, कूलॉम फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, वही कंडीशन आपने लिखना है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ से आपका कट ही जाता है mv स्क्वायर। ये कंडीशन आपको पिछले प्रॉब्लम की तरह इसमें भी सेम चीजें कर लेना है, जड़ी स्क्वायर अपान R। हमें रेडियस ज्ञात करनी है, इसी फार्मूले से हम अब वेलोसिटी को पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन। तो इस तरीके से हमें अगर रेडियस ज्ञात करनी है, हम इसी फार्मूले से वेलोसिटी को पुट करते हैं। ये 2 ही कंडीशंस आपको बार बार बता रहे हैं। कूलॉम फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका फार्मूला लिखते हैं, और फिर हम यहाँ से वैल्यूज को पुट करते हैं। हमें रेडियस ज्ञात करनी है, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से अगर हम पुट करते हैं, यही फार्मूला V इक्वल टू NH
अपॉन 2 पाई mr, ये हो जाता है। और ये वैल्यू यहाँ हम पुट करते हैं, एम वी स्क्वायर, ये सब स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। ये वी स्क्वायर यानी सारा आपका स्क्वायर हो जाता है और इधर आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर। वेरी वेरी सिंपल और इजीएस्ट तरीके से आपको समझा रहे हैं। यहाँ से क्या क्या कैंसिल होता है आप देखिए, पाई से इसका स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हुआ और एम का ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, आर स्क्वायर है ये आर कैंसिल हो जाता है। अब जो चीज़ें बची हैं उसको एक बार हम नोट करते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान यहाँ पाई बचा हुआ है, एम बचा हुआ है और आर, इस तरफ जेड स्क्वायर और केवल एप्सिलॉन नॉट बचा है, ये लिख लिया। हमें आर ज्ञात करना था, बोर्ड्स रेडियस आर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर इसका गुणा एन स्क्वायर मल्टीप्लाई किया और ये आपका इस तरह नीचे आ जाता है, आर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर पाई एम। दिस इज द बोर्ड्स रेडियस। अगर इसमें हम z इक्वल टू 1 रखें और z इक्वल टू 1 का मतलब फॉर हाइड्रोजन एटम, एक एक नंबर के प्रश्न अब यहाँ से आपसे कैसे पूछे जाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। तो इस फार्मूले पर अब आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। इन दिस फार्मूला ऑल क्वांटिटीज आर कांस्टेंट, वी कैन राइट दिस आर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर जेड ई स्क्वायर पाई एम एन स्क्वायर। इस तरह से ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, देयरफॉर आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अगर एन की संख्या बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ती हैं, तो रेडियस बढ़ती जाती है। आपका मल्टीपल चॉइस में यही दे सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल टू एन, आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इस तरीके से इस पे आपको टिक करना है। और दूसरा, अगर इस पे आपको 2 एटम्स के लिए अगर देते हैं तो आपको ये R1 अपान R2, R1 अपान R2 जब आप ज्ञात करते हो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसको हम N1 स्क्वायर अपान N2 स्क्वायर लिखते हैं। इस पर भी आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर R और N का अगर हम ग्राफ ड्रा करते, ग्राफ भी कई बार पूछ लिया जाता है कि रेडियस और क्वांटम नंबर का अगर ग्राफ आप खींचते हो तो ये N का ग्राफ है, तो ये आपका इस तरीके से बढ़ता जाता है, R प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। ये ग्राफ भी आपको मल्टीपल चॉइस में दे सकते हैं, R और N के बीच का ग्राफ कौन सा है, इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। दूसरा, अगर इन कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम पुट करें एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर इन सबको और n इक्वल टू 1 अगर हम पुट करते हैं और z इक्वल टू 1 पुट करते हैं, कहने का मतलब फॉर हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब होता है इसको अगर हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, z इक्वल टू 1 और कैलकुलेट करते हैं कि रेडियस आती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। मल्टीपल चॉइस में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द ऑर्बिट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम निकाल सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस रेडियस और वेलोसिटी पर आपसे पूछे जाएंगे उनको हमने कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन